हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि अभी बीपीएससी को लेकर थोड़ा सा प्रेशर होगा, तो इसी के रिगार्डिंग में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इकोनॉमी सर्वे करवा देता हूँ। तो इकोनॉमी सर्वे आज देखेंगे, यूनियन इकोनॉमी सर्वे, और साथ ही साथ मैं बिहार का भी इकोनॉमी सर्वे रिलेटिवली कुछ पॉइंट बताऊँगा, जो कि अभी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो टू दी पॉइंट आते हैं दोस्तों, करेंट अफेयर का टॉपिक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ समरी ऑफ इकोनॉमी सर्वे। तो इकोनॉमी सर्वे का थोड़ा समरी देखेंगे, जो किसके द्वारा इशू होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर। तो जैसे फिनांस मिनिस्टर दोस्तों देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमन, और किसके द्वारा इकोनॉमी सर्वे दोस्तों इशू होता है, तो आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर दोस्तों किन के एडवाइस के अंदर बनाया गया है, तो आप देख रहे हो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोस्तों है अनंत नागेश्वर। तो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा दोस्तों, हम लोग यहाँ दो तीन टेक्निकल टर्म जानेंगे। सबसे पहले इसमें तो देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा देखेंगे कि आखिर इकोनॉमी सर्वे पेश कब से हुआ। तो इकोनॉमी सर्वे एक तरह से दोस्तों कहा जाता है एनुअल रिपोर्ट होता है। कहने का मतलब कि आप देखोगे कि एक प्रकार का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जिसको बोलेंगे वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट आप कह सकते हो। साल में दोस्तों एक बार आ रहा। अब सबसे पहले देखेंगे कि पहले क्या होता था। यहाँ पर एक दो टेक्निकल पॉइंट है कि देखिएगा कि जैसे मान ले 1950 से लेके 1951, जैसे मान ले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय से लेके दोस्तों आप देखोगे 1964 तक, 1960 से 62 तक आप देखोगे कि दोस्तों साथ में 64 तक आप देख सकते हो, 64, क्योंकि 1964 में आप देखोगे दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों स्वर्गवास हो जाता है। तो आप देखो कि एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि लगभग 1950 से लेकर 1964 तक हमारा बजट और इकोनॉमी सर्वे एक साथ प्रेजेंट होता था दोस्तों। मतलब बजट और आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ पब्लिश होता था। लेकिन 1964 के बाद दोस्तों अलग कर दिया। तो यहां से जनरली जो वनडे एग्जाम खास करके है, तो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है बजट से कब अलग किया गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे भी रिसेंटली एक सवाल पूछा था बीपीएससी में कि रेल बजट को दोस्तों मुख्य बजट से कब अलग किया गया। तो एक कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लास्ट ईयर बीपीएससी में सवाल पूछा है, तो यहां से एक सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा पहले देखेंगे कि बजट और इकोनॉमी सर्वे में क्या डिफरेंस है, फिर ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। तो बजट देखिए दोस्तों, बजट आप पढ़िएगा तो बजट में लिखा होता है 2025-26, और इकोनॉमी सर्वे में दोस्तों लिखा होगा 2024-25। तो आप अंदाजा लगाइए कि बस एक साल जो लिखा हुआ है, लेकिन जब भी लिखा हुआ तो 2 साल के टर्म में लिखा हुआ। तो 2 साल के टर्म के पीछे पहले लॉजिक बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट ईयर जो भी हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुआ होगा, और एक होता है नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा, जो भी हमारा आर्थिक क्रिया है, चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी हो, हमारा ग्रोथ कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। तो दोस्तों लास्ट साल जो भी हमारा चीज होगा उसका जितना भी विवरण दोस्तों होगा किसमें होगा, इकोनॉमी सर्वे में। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान ले पिछले साल हमारा इन्फ्लेशन कितना था, महंगाई कितना था, हमारा जीडीपी कितना था, हमारा प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना था, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना था। तो दोस्तों सारा का सारा डेटा आपको कहाँ मिलेगा, लास्ट ईयर का इकोनॉमी सर्वे। और बजट में दोस्तों आगे हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान ले हम आगे डिफेंस में कितना खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्चा करेंगे, स्वास्थ्य पे कितना खर्चा करेंगे, हम कितना लेवल तक दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, हमारा टारगेट क्या है, फिस्कल डिफिसिट कितना करेंगे, करंट डिफिसिट कितना हम कंट्रोल करेंगे। इस सारा का सारा आगामी वर्ष वाले जो भी डेटा है दोस्तों ये बजट में होगा।
ये तो हो गया मेन टेक्निकल डिफरेंस कि पिछले साल का जितना भी हमारा लेखा जोखा, जितना भी वित्तीय एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, उसका सारा विवरण हमारा इकोनॉमी सर्वे में होगा। और आगे आने वाले साल में 26 का मतलब तो आप देख रहे हो, वो सारा बजट में होगा। अब सवाल होता है कि डेट ऐसे लिखने का लॉजिक क्या है। तो जैसे कि मान ले मैं बताया दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे हम लोग देखेंगे 2024 और 25 लिखा हुआ है, जबकि बजट आप दोस्तों देखोगे 2025 और 26। तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष यहां से शुरू होता है। तो आप दोस्तों और इसमें आ जाओ, हमारा 1 अप्रैल से नया डेट शुरू होगा और कहां जाएगा, 31 मार्च तक जाएगा। तो 1 अप्रैल दोस्तों यहाँ 25 में आप देखो कि आप 25 का अगर लोगे तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 में मार्च तक जाएगा। तो 2026 मार्च में जाएगा दोस्तों। तो 2 साल लगभग कवर कर लिया, इसीलिए हम लोग को डेट हमेशा 2 साल में लिखा जाएगा। तो अगर मान लें, अगर हम बजट का बात करें, ध्यान से समझिए, बजट का बात करेंगे तो अभी करंट में पेश हुआ, मान लें हमारा 1 फरवरी को हमारा बजट पेश हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2025 अभी करंट में चल रहा है। तो 2025 का जो भी आप डेटा लोगे तो आप उठाओगे 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से डेटा उठाओगे और 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025 को तो दोस्तों ये साल मेरा खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक 9 महीना। तो आप अंदाजा लगाओ कि 9 मंथ हम किस में काउंट करेंगे, 2025 में। और 26 आप काउंट कहां से करोगे, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च 2026 तक, ये मेरे यहाँ 3 मंथ काउंट होगा दोस्तों। तो बजट आप देख रहे हो कि 9 मंथ कवर करेंगे हम लोग 2025 में और 3 मंथ कहां करेंगे, 2026 में। तो 2 साल लिखना अनिवार्य हो जा रहा है। इसमें भी आप देखोगे कि 2025 का जो यहाँ पर 24 का बात कर रहा है, तो 24 का आप दोस्तों डेटा कहां का उठाओगे, पूरा का पूरा 24 का डेटा तो उठाओगे नहीं। यहाँ 31 मार्च लिखा हुआ है, तो मार्च वाला डेटा आप कितना लोगे, मार्च वाला डेटा आपको उठाना होगा लास्ट 3 महीना का, और 24 वाला डेटा उठाना होगा 9 महीना का। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि 2 साल आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमारे पास, अगर मान लें इकोनॉमी सर्वे का डेटा होगा तो ये 24 वाला कहां तक का डेटा होगा, तो हम काउंट करेंगे 1 अप्रैल से लेके दोस्तों 1 दिसंबर 2024, मतलब 1 अप्रैल से 1 दिसंबर 2024 तक का 9 मंथ का डेटा मेरे पास होगा। और इधर आ जाएगा मेरा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2025, मतलब इसमें 3 महीना का डेटा होगा। तो इकोनॉमी सर्वे जब हम पेश करेंगे तो इस 9 मंथ में क्या किए और इस 3 मंथ में क्या किए, इसी को बोलते हैं, 3 मंथ को बोलते हैं दोस्तों 1 क्वार्टर। आप पढ़िएगा कि 1 क्वार्टर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अभी जो आप पढ़िए कि आरबीआई फर्स्ट क्वार्टर में अपना मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया है, रिफॉर्म किया है। CRR मेरा 4% है, रेपो रेट मेरा 6.5% है, 6.5% है। तो दोस्तों यही होता है। तो आप देख रहे हो 3 मंथ का क्वार्टर होता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है दोस्तों 2 साल को लेके चलते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। और एक और टेक्निकल पॉइंट बताएंगे दोस्तों जो भी यूज करेंगे। एक पॉइंट होता है दोस्तों आप कि जैसे नॉमिनल जीडीपी का बात आएगा, नॉमिनल जीडीपी या जीएनपी या इन्फ्लेशन कुछ भी आएगा। एक होता है रियल जीडीपी। बार बार क्वेश्चन आएगा कि हमारा नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ हुआ है या रियल जीडीपी का ग्रोथ हुआ है या हमारा नॉमिनल जीडीपी का सीएडी इतना है या हमारा रियल जीडीपी का फिजिकल डिफिसिट इतना, राजकोषीय घाटा। तो ये टेक्निकल टर्म जानना है। जैसे नॉमिनल में क्या होता है दोस्तों, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है।
और रियल में हम इन्फ्लेशन को घटा देते हैं। हमारा जो रियल आप देखोगे, हमारा जो बेस ईयर है फाइनेंशियल ईयर, अभी हम लोग लेके चलते हैं 2011-12, और अभी करंट में मान ले हमारा चल रहा है 2025-26 का मान ले हम लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि मान ले चेंज कैसे होता है। तो मान ले अगर हमारा रियल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी कैसा है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों आप मान ले हम एग्जांपल लेते हैं कि 2011-12 में मान ले अभी टमाटर चल रहा है, टमाटर का रेट अभी 2011-12 में क्या है, मान ले यहाँ पर हमारा टमाटर के अलावा दाल, तेल, उसके बाद सर्विस सेक्टर में कुछ मान ले कि अभी मान ले हमारा फीस कितना है, हॉस्पिटल चार्ज कितना है, या लॉयर का फीस कितना है, या डॉक्टर का फीस कितना है। तो 2012 में जो रेट होगा, मान ले 2012 में टमाटर 20 रुपये केजी था, और अभी आप 2025-26 में 40 रुपये केजी है। दाल मान ले यहाँ मेरा पास 100 रुपये केजी है, यहाँ पर मान ले दाल मेरा 150 रुपये केजी है। तो आप दोस्तों तुलना करोगे कि रियल में कितना बढ़ा। तो जब भी हम ग्रोथ तुलना करेंगे तो 20 रुपये टमाटर है और आज मान ले मेरा 60 रुपये बिक रहा है, तो आप देखो 3 गुना, मतलब 300% का डिक्रीज हुआ है। रियल से अगर तुलना करोगे तो 300% बढ़ गया, 20 रुपये से 60 रुपये। लेकिन 40 रुपये से अगर मान ले 60 रुपये हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों कितना 20 रुपया का डिफरेंस है, तो लगभग इसका 50% बढ़ा है। तो हमारा जो नॉमिनल से 50% बढ़ा, जबकि रियल से हमारा 300% बढ़ा है। तो हमेशा बेस ईयर से एक तुलना होता है और एक होता है करेंट से। इसको बोलते हैं हम दोस्तों कि करेंट प्राइस क्या है, और इसको बोलते हैं बेस प्राइस से कितना बढ़ा। तो ये दो टेक्निकल टर्म का यूज अभी ऊपर में होगा दोस्तों, तो इसीलिए हम समझा रहे थे टेक्निकल टर्म। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको तो देख लिए कि पेश कब होता है, तो बजट से एक दिन पहले। कहने का मतलब कि बजट से पहले, जैसे हमारा अभी 31 जनवरी को हमारा मान ले 31 जनवरी 2025 को मान ले मेरा पेश हुआ इकोनॉमी सर्वे। तो अगले दोस्तों एक दिन मान ले हम अंदाजा लगाएंगे, नहीं 1 फरवरी को मेरा पेश होगा बजट, 1 फरवरी को पेश होगा बजट, मतलब एक दिन पहले। तो बजट के एक दिन पहले जनरली दोस्तों क्या पेश होता है, इकोनॉमी सर्वे। तो इसमें बता दिए कि 2050 से शुरू हुआ और 2064 में अलग अलग कर दिया गया था। पहले दोनों साथ में प्रेजेंट होता था, लेकिन 64 से एक साथ कर दिया। अब जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा दोस्तों उस पर हम लोग फोकस होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पर, जैसे IMF का एक डेटा है। तो IMF डेटा बोला है कि 2024 में जो ग्लोबल GDP था वो कितना इंक्रीज किया है और करंट का कितना। तो मान ले अगर पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी, मान ले पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी 100 ट्रिलियन का है, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी हम मान के चलते हैं 100 ट्रिलियन का है। तो 100 ट्रिलियन का अगर मान ले 3.2% बढ़ा, तो ये कब का डेटा है, ये कह रहा है कि 2024 में जो हमारा वर्ल्ड का जो GDP है उसमें लगभग 3.2% का ग्रोथ होगा। कब, 2024 में। और 2025 में 3.3 ट्रिलियन का ग्रोथ होगा। तो मान लें यहां से एग्जाम क्या बनाएगा कि हाल ही में जो IMF का रिपोर्ट है, जो आउटलुक वगैरह इशू करता है, तो आउटलुक के अनुसार अभी जो ग्लोबल GDP कितना परसेंट इंक्रीज करने का पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 2025 में 3.3, ये डेटा ग्लोबल के रिस्पेक्ट में। बाई द वे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड जो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 2025 में विश्व का GDP, मतलब जो वर्ल्ड का GDP कितना परसेंट ग्रो होने का पॉसिबिलिटी है, तो दोस्तों 3.3, यहां से इंपॉर्टेंट एक डेटा उठा सकते हैं। अब इसी में मान लें, तो मान लें ग्लोबल का बात किया, अब थोड़ा भारत पे आते हैं कि भारत का कितना पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आएगा और दूसरा सवाल यहां से भारत के रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो जैसे यहाँ डेटा तो मैं बता रहा हूं कि करंट में भी कितना होने वाला है। तो यहाँ देखिए 2 डेटा है। इंडिया से GDP एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 8 मतलब 6.3 से लेकर दोस्तों 6.8% तक। अब ध्यान दीजिए, ये 2026 का बात कर रहा है। तो ये कहाँ कर रहा है, एक्सपेक्टेड लिख रहा है या फिर लिख रहा है एस्टिमेटेड, मतलब अंदाजा। क्यों, क्योंकि भाई आप अंदाजा ही तो लगा सकते हो, क्योंकि रियलिटी तो आपको पता है नहीं।
तो एस्टिमेट कितना करके चल रहा है, तो बोला गया यहां पर एग्जाम में पूछेगा कि रियल जीडीपी हम बताएं क्या दोस्तों, कांस्टेंट प्राइस पे, याद रखिए इसीलिए मैं बताया था कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस क्या, हमारा जो 2011-12 का हम बेस ईयर मान के चलते हैं, जो भी हमारा गुड्स में या सर्विसेज में जो भी वैल्यू चेंज होता है तो हम बेस ईयर से काउंट करते हैं। जैसे आज टमाटर मान ले 2000 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मान ले 2024 में मेरा टमाटर था 40 रुपए के जी, और 2025 में मेरा टमाटर हो गया 80 रुपए के जी। तो यहां से देख रहे हैं कि दोस्तों 100% का वृद्धि हुआ है। लेकिन हम तुलना किससे कर रहे हैं, 2024 लास्ट ईयर से तुलना हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बेस ईयर मानते 2011-12, इस समय टमाटर मेरा 20 रुपए के जी था, तो 20 से 80 सीधे कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, मतलब 400% का वृद्धि हो गया। तो बेस ईयर से अगर तुलना करोगे तो 400% आप देख रहे हो, मतलब 4 गुना 400%, और यहां से तुलना कर रहे हो तो 2 गुना मतलब 200%। तो दो तरीका का यहां सवाल बनाया जाएगा। रियल अगर पूछ रहा है तो आपको लेके चलना होगा कांस्टेंट प्राइस, और अगर नॉमिनल पूछ रहा है तो लेके चलना होगा आपको करंट प्राइस। तो यहां पर पूछा है, जैसे रियल का बात कर रहा, तो यहां अंदाजा लगाइए 2011-12 का बात कर रहा, तो बताया है कि 2011-12 रियल यहां पर देख रहे हैं, तो 2011-12 से हमारा जीडीपी 2025 में लगभग 6.4% ग्रो कर सकता है। अब यहां पर जीडीपी पे सवाल, मान ले भी भारत का जो, मान ले इंडिया का जीडीपी 4.19 ट्रिलियन है, मतलब मान के चलते 4 ट्रिलियन है। 2025 तक IMF 2028 तक IMF बोला कि 5 ट्रिलियन तक हो सकता है। तो मान ले 4 ट्रिलियन है, तो 4 ट्रिलियन में दोस्तों कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो 6.4 का वृद्धि हो सकता है। और यही अगर पूछा है कि 2026 तक कितना बढ़ने का चांस है, तो 6.3 से लेकर दोस्तों 6.8 तक वृद्धि होने का चांस है। लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये आप अंदाजा लगाओ, ये नॉमिनल से बात कर रहा है। तो यहाँ 2 सवाल बन सकता है, एक्सपेक्टेड और एक दोस्तों होता है रियल। तो यहाँ से 2 सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि हमारा जो जीडीपी, रियल जीडीपी कितना चांस है 2025 तक, तो दोस्तों 6.4 का। लेकिन अभी करंट में दोस्तों जो पूछेगा एग्जाम में कि अभी हमारा जीडीपी कितना ग्रो करने का पॉसिबिलिटी है 2026 तक, तो 6.3 से लेकर 6.8 का बात कर रहा। तो अगर हम वर्ल्ड से तुलना करें तो वर्ल्ड से थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखें कि वर्ल्ड का जो हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था उस 3.3 था, लेकिन हमारा कितना 6.3 से लेकर 6.8। तो 2 सवाल यहां से बनेगा। अब इसी में सवाल आपसे पूछ दिया जाए, बिहार से जो पढ़ रहे हैं तो बिहार का कितना चांस है, तो यहां देखोगे बिहार का जो एग्जाम दे रहे होंगे तो आप देखोगे कि नॉमिनल और यहां पर आप देखो कि करंट प्राइस पे, और एक होगा बेस प्राइस पे, तो कितना बढ़ने का चांस है। तो एग्जाम में आप देखोगे यहाँ पर है, हाँ, तो बिहार में दोस्तों यहाँ पर है करंट पे मेरा 14.5 14.5%, और यहाँ पर आपका बेस पर हो जाएगा 9.2% का ग्रोथ होगा बिहार का। अभी बिहार में आप देखोगे कि जैसे ग्रोथ रेट आप देखोगे कि सेकेंड रैंक है, पहला तेलंगाना का। मान ले बीपीएससी का जो पेपर दे रहे हैं तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार रिलेटिवली, मैं तुलना करवा दिया, वर्ल्ड का तुलना करवा दिया, इंडिया का रिलेटिवली बिहार का क्या पॉसिबिलिटी है। अब जैसे जीडीपी, जैसे मान ले हम एग्जांपल दे रहे हैं जीडीपी को, इसको ध्यान से देखिए। मान ले भी करंट में जब हम लोग बजट पढ़े हैं तो भारत का बजट लगभग 50.65 लाख करोड़ का है। भारत का जो बजट है 50.65 लाख करोड़ का है, और बिहार का बजट है लगभग 3.17, 50.65 और 3.17 लाख करोड़। बिहार का इतना लगभग 3 है और भारत का 50 है। तो ये मेरा क्या हो दोस्तों, बजट। तो बजट कहने का मतलब कि सरकार के पास कितना पैसा हो, सरकार कितना खर्चा करेगा। लेकिन पूरा भारत के लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं होगा ना। बात अगर हम पूरा इंडिया का करेंगे, ध्यान से देखिए, बात अगर आप पूरा इंडिया का करोगे तो इंडिया में सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी तो है।
मान ले मेरा पर्सनल स्कूल चल रहा हो, मेरा कॉलेज चल रहा हो, मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा हो, बहुत सारे किसान का अपना पर्सनल चीज होगा। तो बजट में सिर्फ सरकार का लेखा जोखा होता है, सरकार के पास कितना पैसा आया और सरकार कितना पैसा खर्चा किया। लेकिन भारत का संपूर्ण पैसा, भारत के पास टोटल कितना पैसा है, मतलब टोटल जीडीपी क्या। तो देखो दोस्तों, यहां पर लगभग 330 लाख करोड़ रुपया हमारे भारत के पास है। तो ये कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी कितना है अभी करंट में, तो कह रहा है 24-25 तक हमारे भारत के पास कितना पैसा है, तो 330 लाख करोड़ है। और बजट कितना का है, तो 50 लाख करोड़। तो 330 लाख करोड़ और 50 लगभग आप अंदाजा लगाओगे तो कितना गुना हुआ दोस्तों, आप 6-5-30, 5 मेरे लगभग 6 गुना 6 आप बोल सकते हो, 6-5-30 और 7 गुना कह सकते हो, 7-5-35, 7-5-35। तो लगभग हमारा जो बजट है, तो हमारा जीडीपी उससे कितना, आप अंदाजा कितना गुना ज्यादा है, तो 7 गुना। मतलब सरकार जितना पैसा खर्चा करता हो और भारत के पास टोटल संपत्ति कितना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, नॉमिनल बात करेगा, नॉमिनल मैंने करेंट पे इतना है, तो यहां से सवाल है। लेकिन रियल पे अगर बात करेंगे तो रियल पे हमारा इतना लाख करोड़ है। जैसे एग्जांपल दिए कि पिछले अभी हमारे हाल ही मतलब 2024-25 में कुल मूल्य और सेवाओं का कुल जो है मेरा जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य का मान कितना है, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसका दोस्तों अगर तुलना करोगे आप 24-25 में, कि भारत ने 24-25 में भारत में जितना भी उत्पादन हुआ हो, चाहे तो गुड्स और सर्विसेज, उसका मूल्य कितना है, तो उसका मूल्य दोस्तों 330 लाख करोड़। लेकिन ये किस मूल्य पे दोस्तों, तो करेंट प्राइस पे। अगर हम बात करेंगे बेस प्राइस पे, तो उसका मान आ जाएगा दोस्तों लगभग 1,87,000 करोड़। तो आप अंदाजा लगा लो दोस्तों कि जो रियल में चेंजेज होता है, तो हम लोग बेस प्राइस से तुलना करते हैं। तो भारत के पास इतना पैसा है, लेकिन रिलेटिवली कब, करेंट प्राइस पे। लेकिन जब हम तुलना करेंगे कि 2011-12 के हिसाब से भारत के पास टोटल कितना पैसा है दोस्तों, तो यहाँ रियल में इतना पर हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता है। रियल में हम लोग महंगाई को घटा देते हैं, क्योंकि 2011-12 से लेकर 2024-25 तक तो महंगाई बढ़ गया होगा, तो इसीलिए इसका मूल्य भी बढ़ गया। तो यहां से 2 सवाल पूछेगा कि रियल जीडीपी भारत का कितना है और नॉमिनल जीडीपी कितना है। तो दोस्तों यहां से सवाल एक आ सकता है, तो दोनों दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर पूछ रहा है जैसे प्रीलिमिनरी, शुरू में जो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी कितना लाख, कितना इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटी है फर्स्ट क्वार्टर में। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि 8.8 बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। द प्रीलिमिनरी एस्टिमेटेड फॉर क्वार्टर फर्स्ट अभी हम समझाएं कि मान ले हम यहाँ पर लेते हैं 2000 हम लिए हैं कि मेरा 24 और 25, तो 25 वाला डेटा दोस्तों क्या आएगा, फर्स्ट क्वार्टर वाला आएगा। या फिर यहाँ 24 की तुलना करेंगे, या फिर इसको आप बजट से तुलना करो। मान ले बजट मेरा 2025 और 26 है, तो 25 में कौन सा ईयर काउंट होगा दोस्तों, 25 में मान ले हम यहाँ मेरा 1 अप्रैल से डेट मेरा शुरू हो रहा फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया। ध्यान से देखिए ये 3 महीना। 2025 में आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू है, तो 1 अप्रैल और मई और जून, ये 3 महीना में दोस्तों, ये 3 महीना में कितना बढ़ने का पॉसिबिलिटी है, तो 8.8%। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर नेक्स्ट 3 महीना को बोलेंगे सेकेंड क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ को बोलेंगे थर्ड क्वार्टर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जबकि रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है, 7.8%। यही सेम क्वार्टर में रियल जीडीपी, बार बार हमें आ रहा है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, एक आ गया आपका बेस प्राइस पे और एक आ गया करेंट प्राइस पे। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछता है। अब यहां पर जैसे एग्जांपल दिया कि भारत का जो अभी करेंट में कि जीडीपी लगभग कितना है, तो आप देख सकते हो 4.19 ट्रिलियन है, जो कि लगभग 4th पोजीशन पे है। अमेरिका का कितना है दोस्तों, या फिर चाइना का कितना है, तो लगभग 29.18 कुछ करके, और इधर 70.59 करके, मतलब लगभग 29
ट्रिलियन और 17 ट्रिलियन। 29 ट्रिलियन है दोस्तों चाइना का और 17 ट्रिलियन है दोस्तों, सॉरी 29 ट्रिलियन है अमेरिका का, यूएसए का, और 17 ट्रिलियन है दोस्तों चाइना का। 17.65 आप देख सकते हो, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग चीन मेरे से कितना गुना ज्यादा दोस्तों, चर्चों के 16, 4 गुना से भी ज्यादा, 4 गुना अंदाजा लगाओ। चाइना का जो जीडीपी है भारत का जीडीपी से लगभग 4 गुना ज्यादा। और अगर अमेरिका से आप तुलना कर लो तो अमेरिका का तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखे, लगभग 29-30 मान लो आप, 29 पॉइंट समथिंग है, 30 मानो तो लगभग 728, 7 गुना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 2 तरह से यहाँ पर जीडीपी एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भारत विश्व का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगर आप पीपीपी के थ्रू करोगे तो 3rd लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर ये 2 सवाल पूछेगा यहाँ पर कि जीडीपी जो है पीपीपी के तहत भारत का जो, सॉरी यहाँ पर तो ये भारत का है, सॉरी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पीपीपी के तहत भारत का जो जीडीपी है 17.65 ट्रिलियन है। हम चाइना बोल दिए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये भारत का ही तुलना हो रहा है। और दोस्तों वर्ल्ड जो इकोनॉमी आईएमएफ के थ्रू जो हमारा जो जीडीपी है वो 4.19 ट्रिलियन है। तो अगर इसके हिसाब से चलोगे दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो जो डेटा है, जो हाँ नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत का जो जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन है, और जबकि पीपीपी के थ्रू भारत का जो जीडीपी है वो 17.65 ट्रिलियन है। तो अगर आप नॉमिनल के हिसाब से आओगे तो नॉमिनल के हिसाब से जैसे 1 नंबर पर अमेरिका है, ये लगभग 29 ट्रिलियन के आसपास है, और 2 नंबर पे चाइना लगभग 17 ट्रिलियन के आसपास है, और इसके पहले आप अंदाजा लगाओ कि भारत का है 4 ट्रिलियन। तो भारत चौथे पोजीशन पे है, जापान के बाद भारत का नाम आएगा। अब यहां पर आओगे जब पीपीपी के तहत, तो पीपीपी के तहत भारत 3रा स्थान पे है। 1 नंबर पर है अमेरिका, 2 नंबर पे चाइना और 3 नंबर पे भारत। तो दोस्तों अगर पूछेगा कि नॉमिनल जीडीपी के तहत भारत का रैंक कितना है, तो 4th पोजीशन पे है, और पीपीपी के तहत परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत तो इस पे भारत का रैंक दोस्तों कितना, 3rd है। तो यहां से एक सवाल बन सकता है। अब जैसे डेटा वगैरह तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहां से एक सवाल पूछेगा कि करंट में हमारा जो है जो 2025-26 में कितना ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है। तो 6.3 से लेकर 6.8 एक डेटा यहां से दोस्तों पूछ सकता है। और यहाँ पर करंट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, तो 634.6 यहां से पूछेगा। इसमें भी भारत दोस्तों है। फॉरेन रिजर्व में भी आप देखोगे कि भारत 4th पोजीशन पे है। अमेरिका को छोड़ के देखोगे तो भारत से आगे कौन कौन है दोस्तों, चीन, आप तो अंदाजा लगा सकते हैं, चीन है, चाइना, एक स्विट्जरलैंड है, और एक कमेंट करके आप बताइए कि कौन है फॉरेन रिजर्व। तो कमेंट करके दोस्तों आप बताइए। हालांकि भारत का एग्जाम में पूछ दिया कि भाई करंट में हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना है, तो यहां से दोस्तों एक सवाल आप देख सकते हो। बाकी अभी आएंगे जो मेन पॉइंट पे। अब है सेक्टर वाइज ग्रोथ, यहां से क्वेश्चन पूछा। सेक्टर वाइज कहने का मतलब भारत में हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, हॉर्टिकल्चर वगैरह आ गया, डायरी आ गया, और सेकेंडरी में जितना भी इंडस्ट्री है, विनिर्माण और निर्माण, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, और सर्विस सेक्टर में जो भी आ गया जैसे एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो सबसे ज्यादा जैसे अभी भी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा कितना का ग्रोथ हुआ, प्राइमरी सेक्टर में 3.8 का। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, यहाँ से पूछेगा कि आप अंदाजा लगाओ, यहाँ पर पूछेगा कि किस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.8, सेकेंडरी सेक्टर में 6.2 और टर्सरी सेक्टर में 7.2। यहाँ से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि भारत का जो जीडीपी है
तो जीडीपी में जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में कितना कितना का ग्रोथ हुआ है, या फिर आप इसमें एक और डेटा बता सकते हैं कि किस किस सेक्टर में कितना योगदान रहा है जीडीपी में। यहां से एक सवाल आएगा। साथ ही साथ बिहार, इसे तुलना करिएगा, तो आप यहां से तुलना करिएगा तो बिहार का डेटा पूछ लेगा कि भाई बिहार में प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में कितना का ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमारा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 6.8 है, यहाँ पर 6.2 है और यहाँ पर 7.2 है, तो बिहार में रिलेटिवली आप देखिएगा तो टर्सरी सेक्टर में यहाँ पर 10.8, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 8.2 और यहाँ पर दोस्तों 5.7। अगर बिहार का तुलना करिएगा बिहार का, तो बिहार का दोस्तों ऐसे ग्रोथ हुआ है। याद रखिएगा कि हमारा जो रोल है अब है कि किसका कितना योगदान है। एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, आपको तुलना करवा देते हैं बिहार से और यूनियन का चार्ट दिखा रहे हैं। जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों, हम अभी दिखाएं कि भारत का जो सेक्टर वाइज है, अब थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि भारत का जो जीडीपी है, तो भारत का जीडीपी में जैसे मान ले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में कहां से पैसा आ रहा है। मतलब भारत के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया में किससे कितना आता है। तो प्राइमरी सेक्टर से मान ले 16 रुपया आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से 27 रुपया आ रहा है और टर्सरी सेक्टर से दोस्तों 54 रुपया आ रहा है। तो अगर यहां से पूछ दिया जाए कि जो हमारा इंडिया का जो जीडीपी है, तो इंडिया का जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऐसे भी कम होता है। एग्रीकल्चर से ज्यादा आप दोस्तों पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर दूसरा में इंडस्ट्री आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा स्थान है 27.7 है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया का आता है सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट वगैरह, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से आता है। तो यहां से एक सवाल अगर पूछ लिया जाए कि भाई भारत का जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर 16.6, 27.7 और 54.6, जबकि ग्रोथ किसमें कितना का ग्रोथ हुआ, तो भारत का ये भी बता रहे हैं। भारत में एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में 3.8 का ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्री में 6.2 का ग्रोथ हुआ है और यहाँ पर दोस्तों 7.2 का ग्रोथ हुआ टर्सरी में। अब तुलना करेंगे मान ले बिहार का, बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है। हाँ, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी देख लेते हैं, अभी इंडिया का एम्प्लॉयमेंट भी देख लेते हैं कि भारत का जीडीपी में अभी देखें कि कंट्रीब्यूशन 16 रुपया, लगभग 27 रुपया और 54 रुपया है। 16 रुपया प्राइमरी में है, 27 है आपका सेकेंडरी में और 54 रुपया टर्सरी में। और ग्रोथ भी हम देख लिए कि प्राइमरी सेक्टर में भारत का ही कितना 3.8, 6.2 और 7.2। लेकिन रोजगार, भारत किस सेक्टर को कितना रोजगार दे रहा है, तो भारत देखो प्राइमरी सेक्टर में लगभग 30% लोग रोजगार पाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों लगभग 24% और टर्सरी सेक्टर में दोस्तों लगभग 46.3%। तो सबसे ज्यादा दोस्तों टर्सरी सेक्टर में नौकरी है और फिर प्राइमरी सेक्टर में। ऐसे भी देखो भारत किसानों का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज भी कृषि क्षेत्र में लगभग 30% लोगों को रोजगार मिल रहा है और फिर सर्विस होगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों इंडस्ट्री। तो ये भारत का डेटा था। अब बिहार का हम बोले रिलेटिवली बिहार का डेटा कितना है, तो बिहार का डेटा का अगर तुलना करोगे दोस्तों, तो मैं बिहार का डेटा अगर बताऊंगा, तो बिहार का डेटा में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ कंट्रीब्यूशन देखें, यहाँ लगभग बराबर है। अगर बिहार 100 रुपया कमा रहा है तो 19 रुपया कमाता कृषि से, मैंने प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर वगैरह और पशुपालन, 21 रुपया सेकेंडरी से, इंडस्ट्री से और लगभग 58 रुपया आपको टर्सरी से। मतलब बिहार में इंडस्ट्री से और प्राइमरी और सेकेंडरी लगभग बराबर है। प्राइमरी मैंने 20 रुपया, सेकेंडरी 21 रुपया, तो 19 और 21 लगभग बराबर है। तो बिहार को आप देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन कितना है। बिहार अगर 19 रुपया कमा रहा प्राइमरी से, 21 रुपया कमा रहा सेकेंडरी से और 58 रुपया कमा रहा टर्सरी से,
एग्जैक्ट डेटा 19.9, 21.5 और 58.6 है। अब सवाल होता है कि बिहार में ग्रोथ कितना हुआ, तो बिहार का ग्रोथ दोस्तों यही था। प्राइमरी में 5.7 का ग्रोथ है, सेकेंडरी में 8.2 का ग्रोथ है और टर्सरी में 10.8 का ग्रोथ है। आप पूछेगा बिहार किसको कितना रोजगार देता है, किस सेक्टर में, तो बिहार लगभग देखो यहाँ पर भी सेम आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम ही है। कृषि वाले में लगभग 22 पॉइंट का रोजगार दे रहा है, इंडस्ट्री में 23% लोगों को रोजगार दे रहा और सर्विस सेक्टर में 54% लोगों को रोजगार दे रहा। तो अगर बिहार का डेटा पूछेगा दोस्तों तो एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान है, तो 22.2 का, 23.6 का सेकेंडरी में और टर्सरी में 54.2 का। तो ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डेटा जो बताया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, खास करके यूपीएससी और बीपीएससी में यहां से अक्सर सवाल पूछेगा। अब थोड़ा आता है कि इकोनॉमिक एक्सटर्नल में, कि जैसे इंपोर्ट कितना कर रहा है, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट किधर है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट दोस्तों कितना परसेंट ग्रो किया है, 6% का। YOY मतलब ओवर ईयर ईयर, मतलब ईयर ओवर ईयर, ईयर ओवर ईयर, मतलब पिछले साल के तुलना में, तो पिछले साल के तुलना में हमारा जो एक्सपोर्ट है 6% बढ़ा है। और जिसमें से सर्विस सेक्टर का दोस्तों अकेले 11.6 का योगदान है। सर्विस सेक्टर में खास करके जो हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारा आईटी है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, तो यहां से सवाल पूछे गए खास करके एक्सपोर्ट में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 6% का। और खास करके सर्विस में उसका योगदान ज्यादा है, 11.6 का। और मर्चेंडाइज में कम हुआ है, ज्यादा हमारा किस में हुआ दोस्तों, तो सर्विस में। ओवरऑल इतना हुआ, ओवरऑल मेरा 6 है, जिसमें मर्चेंडाइज और हमारा दोस्तों सर्विस शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ सर्विस का पूछेगा तो 11.6, सिर्फ मर्चेंडाइज का पूछेगा तो 1.6। यहां से एक सवाल पूछेगा कि सर्विस सेक्टर में भारत का कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, तो दोस्तों 11.6 का। फिर यहाँ पर पूछ रहा है इंपोर्ट। इंपोर्ट अगर कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी ग्रो हुआ, 5.2% का हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट तो करते ही है, लेकिन इंपोर्ट बहुत सारे सामान जैसे क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सारा चीज हम लोग क्या करना पड़ता दोस्तों, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता। तो हमारा इंपोर्ट में भी ग्रोथ हुआ, इसीलिए हमारा ट्रेड डिफिसिट अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, बढ़ गया। अब यहां से एक सवाल पूछेगा कि हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट कितना है, तो 1.2% ऑफ द जीडीपी। मतलब अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया में लगभग 1.2 रुपया हमारा क्या दोस्तों, ट्रेड डिफिसिट है। हम जितना मंगाते हैं, अगर मान लें हम 100 रुपया का मंगा रहे हैं, 100 रुपया को हम बेच रहे हैं और 102 रुपया का दोस्तों हम खरीद रहे हैं, सॉरी हाँ, तो लगभग 2 रुपया का यहाँ पर ट्रेड डिफिसिट हो गया। 100 का अगर हम बेच रहे हैं, 102 का खरीद रहे हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो ट्रेड डिफिसिट दोस्तों आप देख सकते हो कि करंट हमारा जो है करंट अकाउंट डिफिसिट, अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो 1.2% जीडीपी का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा करंट में भी, हाल ही अगर मान लें कोई भी एग्जाम दे रहे हो खास करके बीपीएससी, कि हमारा जो सीएडी कितना परसेंट है दोस्तों, तो 1.2%। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं थोड़ा एक्सटर्नल में, हम लोग जो यहाँ पर कितना ग्रो किया एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट दोस्तों हम बताएं अभी कि 6% का एक्सपोर्ट किए, मतलब कितना माल हम बेचे। मान ले भारत यहाँ से चावल बेच रहा हो या चाय पत्ती बेच रहा हो या फिर टेक्सटाइल बेच रहा हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप रेशम वगैरह, सिल्क वगैरह हो गया, या फिर मसाला स्पाइस वगैरह हो गया, तो हम लोग कितना माल एक्सपोर्ट किए, तो जितना माल एक्सपोर्ट किए तो लगभग यूएसडी डॉलर में 602.6 बिलियन का हम लोग बेच रहे हैं। लेकिन खरीद कितना कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं 682.2 रुपया का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग खरीद ज्यादा रहे, तो इससे साफ पता चल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या झुका हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में झुका हुआ। तो आप यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट में तो ग्रो हुआ 6% का, लेकिन इंपोर्ट में 6.9 का ग्रो किया लगभग, तो 6.9 का ग्रो किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा माल मंगवा रहे। तो यहां से पूछ सकता है कि कितना बिलियन का एक्सपोर्ट है और कितना बिलियन का इंपोर्ट है और कितना परसेंट, तो एक सवाल यहां से बन सकता है। अब यहाँ पर तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, थोड़ा सा महंगाई देख लेते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों यूएसडी डॉलर से सवाल नहीं बनने वाला है, तो इसको छोड़ते हैं।
यहाँ से जहाँ से सवाल बनेगा, अभी महंगाई करेंट में, रिटेल में हमारा जो महंगाई है खुदरा मूल्य में जो 4.9% का दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 का है, और फूड इन्फ्लेशन लगभग 8.4% का। ध्यान देखिएगा दोस्तों, यहाँ दो डेटा याद रखिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना आप। रिटेल प्राइस में हमारा कितना का इंक्रीज हुआ, 4.9 का, और फूड इन्फ्लेशन में 8.4 का हमारा इंक्रीज हुआ। तो ये दो डेटा याद रखिएगा दोस्तों, इससे ज्यादा डेटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और खास करके इसको बढ़ने का कारण आप देख रहे हो, अब करंट में जैसे इन्फ्लेशन आरबीआई बताया है फाइनेंशियल ईयर की लगभग 2026 तक 4.2% रहने का पॉसिबिलिटी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हाल ही में जो आरबीआई का डेटा है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 है, उसके तहत कितना परसेंट रहने का पॉसिबिलिटी है, तो 4.2%। तो अभी तीन डेटा बताएं, एक बताएं कि इन्फ्लेशन रिटेल में 4.9, फूड में 8.4, और जो भी आरबीआई के अनुसार 4.2%। तो ये डेटा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब आईएमएफ का अगर डेटा देखना चाहोगे तो आईएमएफ फोरकास्ट 4.4 इन फाइनेंशियल ईयर 2025 और 4.1 फाइनेंशियल ईयर 2026। तो आईएमएफ का डेटा कभी कभी पूछ देता है, हालांकि आपको आरबीआई का डेटा याद करके चलना है। अब करंट में जैसे आईएमएफ प्रोजेक्ट इंडिया कह रहा है कि 5 ट्रिलियन कब तक बन जाएगा, 2028। यहां से पूछेगा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनेगा, तो आईएमएफ के अनुसार कब तक बनेगा, तो 2028 तक का इसका डेटा है। और 2000 अगर इसी ग्रोथ से करा लगातार 5 साल तक 10.2% का अगर ग्रो रहेगा, तो 2030 तक 6.3 ट्रिलियन का डॉलर हो सकता है। ये आईएमएफ ही बोल रहा है। तो आईएमएफ दो बात बोला, पहला बोला कि भारत अगर 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना चाहता है तो 2028 तक बनेगा, और अभी जो 5 साल, हाल ही के 5 साल, अभी 2025 चल रहा, तो 2025 से 2030 तक 5 साल में अगर भारत 10.2 का रेट से ग्रो करेगा, तो 5 साल के अंदर ही भारत 6.3 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा। 10.2 कहने का मतलब कि अगर भारत के पास 100 रुपया है और 10.2 बढ़ा दिए, मतलब 10 रुपया और 20 पैसा का ग्रो कर रहा हर साल, कितना परसेंट से, तो लगभग 5 साल के अंदर भारत 6.3 ट्रिलियन के इकोनॉमी डॉलर हो जाएगा, यूएसडी। अब आते हैं थोड़ा सा अब विकसित, यहाँ कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे विकसित भारत का लक्ष्य, यहाँ से पूछ लेगा कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का है, तो 2027 तक। नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है दोस्तों, तो 2070 तक। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विकसित भारत का दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, तो 2047 आत्मनिर्भर इन एनर्जी। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम लोग कब हो जाएंगे, तो 2047 तक। और क्या है, विकसित भारत भी 2047, नेट जीरो 2070। तो यहां से एक सवाल पूछेगा, लेकिन अब सवाल है कि भाई कब होंगे, तो लगातार 2 दशक में। कह रहा 30 से 40 और 40 से 50, लगभग 2 दशक हुआ, क्योंकि मान ले अभी 2025 चल रहा है, तो 30 से काउंट करेगा, 30 से 40 1 दशक, और 40 से 50 1 दशक, 2 दशक मतलब 20 साल। तो भारत अगर ये 20 सालों में लगभग 8% से अगर ग्रो करेगा, भारत इन 20 सालों में 2 दशक में 8% से ग्रो करेगा, तो 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। तो यहां से पूछ सकता है कि 2 दशक में कितना परसेंट से इंक्रीज करते रहेंगे, तो 8% से अगर इंक्रीज करते रहेंगे दोस्तों, तो हम विकसित भारत बन जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा था ये फोरकास्ट इंडिया से ग्रोथ रेट एनुअली। हमारा तो अभी करंट में हम लोग पढ़े कि हमारा जो इकोनॉमी सर्वे के अनुसार से कितना था ग्रोथ करने वाले थे, तो 6.3 से लेके 6.8 है। लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि भारत 2026 से लेकर 2030 तक कितना परसेंट ग्रो करेगा, 6.5% बढ़ने का पॉसिबिलिटी। हालांकि डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले डेटा जितना बताएं इंपॉर्टेंट। अब देखो एक्सपेक्टेड बोल रहा, कह रहा भारत का जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है, करेंट चालू घाटा जो है, वो लगभग 2.2% जा सकता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक आईएमएफ के अनुसार भारत का करेंट अकाउंट डिफिसिट कितना होगा,
तो 2.2 होगा। यहाँ से तो एक सवाल बनाया जा सकता है। अब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सवाल बनाया जा सकता है इकोनॉमी सर्वे में दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे में हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पॉवर्टी, वेलफेयर स्कीम, सारे चीजों का लेखा जोखा हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ देखोगे इकोनॉमी सर्वे बता रहा है कि लास्ट साल में तो लगभग रोड के मामले बोल रहा है कि भाई 2031 किलोमीटर हम लोग रेलवे रेलवे में लगभग 2031 किलोमीटर का ग्रो किए हैं। कब तक? 2024 तक। और करंट में और नया कितना 17 नया वंदे भारत ट्रेन को हम लोग इंट्रोड्यूस किए। तो बोलेगा कि हाल ही की इकोनॉमी सर्वे में और कितने नए वंदे भारत का उल्लेख है? तो दोस्तों 17 का उल्लेख है। और हम लोग नया रेल रूट कितना दोस्तों? तो लगभग 2000 किलोमीटर, 2031 किलोमीटर हम लोग क्या किए हैं? 2024 तक ग्रो किए हैं। अब थोड़ा हाईवे में देखेंगे, हाईवे में लगभग 6215 किलोमीटर का ग्रो हुआ है। किस योजना के तहत? भारतमाला। तो भारतमाला में आप देखोगे कि हमारा जो रोड है, खास करके नेशनल हाईवे के तहत भारतमाला का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा भारत को एक करना, इसमें गोल्डन ट्रायंगल वगैरह भी सारा शामिल है। नेशनल हाईवे, उसके बाद स्टेट हाईवे, सारा कवर है दोस्तों। अब उड़ान, जो नया उड़ान है, तो उड़ान के तहत 619 नया एयर रूट, 619 नया एयर रूट का प्रोविजन। अभी हम देखें कि रेलवे के लिए कितना है, तो रेलवे के लिए 17 नया वंदे भारत आया। रोड के लिए बात की तो रोड में लगभग 6215 किलोमीटर नया रोड बन चुका है, नेशनल हाईवे। और अगर एयर रूट का बात करेंगे तो जो भी नया उड़ान योजना आया, तो उड़ान के तहत 600 नया रूट का बात है। अब पोर्ट सागर माला के तहत नया नया पोर्ट का बात होता है कि कितना नया नया पोर्ट का। तो यहाँ देखोगे कि वेधावन मेगा पोर्ट एनर्जी, एक नया प्रोजेक्ट का बात हुआ किसके तहत? सागर माला के तहत। आप जितना भी लॉजिस्टिक पार्क वगैरह देखोगे तो उसमें सागर माला, भारत माला का बहुत बड़ा रोल है। अभी लॉजिस्टिक हम लोग देखेंगे जब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब पावर कैपेसिटी में भारत के पास अभी टोटल ऊर्जा, अब मान लीजिए जैसे एनर्जी का बात करेंगे, हम बोले कि भारत एनर्जी के मामले में बोलता है कि 2047 तक हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाओगे मतलब एनर्जी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना होगा। तो दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है रेन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रेन्यूएबल एनर्जी। तो आप देखोगे कि रेन्यूएबल एनर्जी में हम लोग इतना अचीव कर लिए, 209.4 गीगावाट, लगभग 47%। हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी करें, क्योंकि हमारा कार्बन स्टॉक भी बढ़ाना है। तो हम थर्मल एनर्जी, उसके बाद क्रूड ऑयल एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, खास करके जहां पर कोल का ज्यादा यूज हो रहा हो उससे बचें। आप परमाणु ऊर्जा का बात कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का बात कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी का बात कर सकते हैं, विंड एनर्जी का बात कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों रिन्यूअल में कितना पहुंचे हैं? 47। कोशिश करेंगे कि 50% से ज्यादा हो। और 2070 का जो हमारा लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट जीरो, तो नेट जीरो मतलब हमें कोल पे पूरा से पूरा खत्म कर देना होगा। कोल से एक भी एनर्जी जनरेट नहीं करना होगा, पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी को खत्म कर देना होगा। मतलब हमको किस पे डिपेंड होना होगा? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इस पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो एक सवाल यहां से भी पूछ सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 5G जो कनेक्शन हमारा है, 5G में लगभग 779 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर दिए। और भारत नेट जो सरकार का था, भारत नेट के तहत 2 लाख से ज्यादा हम लोग ग्राम पंचायत को जोड़ दिए। तो यहाँ से अगर दोस्तों पूछा जाएगा तो यहाँ अंदाजा लगा सकते हो। प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है, तो लगभग दोस्तों 1.18 करोड़ लोगों को हम लोग घर दिए, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जल जीवन मिशन के तहत देखिएगा तो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों यहाँ पर वाटर पहुंचाया जा चुका है। तो एक यहाँ से पूछ लेगा, जल जीवन मिशन के तहत लगभग 15.3 करोड़ लोगों कवर किए हैं। और इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ लोग कवर किए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और सौभाग्य योजना है, तो इसके तहत कितने लोगों को बिजली पहुंचाया जा सका?
तो लगभग 2.9 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाया जा चुका है। किसके माध्यम से दोस्तों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत। और लगभग 18,374 विलेज को कवर कर किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड फेज में लगभग दोस्तों देख सकते हो कि इतना विलेज को हम लोग कवर किए हैं। लगभग 1.92 लाख विलेज को कवर किए हैं। और ये हमारा टारगेट कितना है दोस्तों? 3.64 लाख प्लस विलेज बाय 2024 तक टारगेट करेंगे। सेकेंड फेज में ज्यादा से ज्यादा गांव को कवर करें। स्पेस वगैरह तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ना। हमारा टारगेट है 2047 तक एक गगनयान जो मानव मिशन है और चंद्रयान 4, ये भी दोनों मानव मिशन है। हम लोग 2047 तक दोस्तों चंद्रमा पर मानव भेजने का प्लान किए हैं और गगनयान के तहत भी दोस्तों हम स्पेस में मानव भेजने का प्लान है। हाल ही में देखोगे 2035 तक एक टारगेट रखे थे हम लोग की 2035 तक स्पेस स्टेशन, भारत स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। तो अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन बोल सकते हो, BAS। तो भारत भी एक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है। तो इसका टारगेट है 2035 तक। तो अगर हमारा भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अगर बना लेता है 35 तक, तभी हमारा गगनयान और चंद्रयान जो मानव मिशन पूरा होगा। हम लोग चंद्रमा में या फिर जो हम अंतरिक्ष में तभी मानव भेज पाएंगे जब हमारा खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। अब दोस्तों यहाँ का एग्रीकल्चर और फूड तो ये ऑलरेडी दोस्तों हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं ग्रेन में कितना हम लोग का ग्रो किया हुआ है। खरीफ फसल में लगभग 1647 मिलियन टन और फिशरी में लगभग 184 मिलियन टन का हमारा क्या हुआ दोस्तों? ग्रो हुआ। उसके बाद ये सब डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खास करके 3 दाल को टारगेट किया था, अरहर को और दोस्तों मूंग को और उड़द को। तो यहां से पूछ सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दोस्तों लगभग इतना अकाउंट लगभग 7.75 मतलब 8 करोड़ अकाउंट को जोड़ दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 लाख दोस्तों फार्मर को क्या किया गया? इनरोल किया गया, ताकि 4 करोड़ किसानों को राहत दिया जा सके। या तो अगर मान ले ओला पड़ गया या दोस्तों बाढ़ आ गया या किसी प्रकार का आगजनी हो गया, तो फसल से बचाने के लिए लगभग 4 करोड़ किसानों को कवर किया गया। अब ई नाम, अगर मान लो कोई किसान डायरेक्ट अपना जो है प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहता हो, जितना भी मंडी को एक्सेस नहीं कर पा रहा हो, तो जितना भी अपना रॉ मटेरियल हो या फिर उत्पाद माल हो, जो प्रोड्यूस माल हो, उसको बेचना चाह रहा, तो ई नाम एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो लगभग इसमें 1.78 करोड़ किसान और लगभग 2.62 लाख ट्रेडर इनरोल्ड हो चुका है। मतलब लगभग 2 लाख से ज्यादा ट्रेडर ऑनलाइन माल को खरीद सकते हैं और ये 1.78 लगभग 2 करोड़ के आसपास किसान इसमें दोस्तों बेच सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गरीब कल्याण या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बोले या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसी का स्टैंडर्ड फूड सिक्योरिटी के तहत। और फिर हाल ही में जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर किया गया। मतलब 80 करोड़ लोगों को हम लोग दोस्तों चावल और गेहूं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री, अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी तक कितने लोगों को कवर किया, तो 80 करोड़। तो यहां देख सकते हो। उसके बाद ई डेटा तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तो इसको ज्यादा नहीं करना। रिन्यूएबल एनर्जी पे बात ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। इसमें अमरूद के तहत ये मुझे नहीं लग रहा, हालांकि आप देखना, हाँ कार्बन, ये तो दोस्तों हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी कवर किए थे कि हमारा दोस्तों टारगेट कितना है 2030 तक 2.5 से लेके 3 बिलियन टन तक हमको कार्बन स्टोर करना है। तो आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट कार्बन सिंक इंक्रीज हो गया 2.9 टन लगभग कितना 2023 तक, और हमारा टारगेट है 2030 तक 2.5 बिलियन टन से 3 बिलियन टन, इतना टारगेट है। तो यहां से दोस्तों भी एक सवाल ही बनाया जा सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर में लगभग 7 लाख लोगों के रूफ टॉप सोलर सिस्टम दिया गया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर में जितने भी हमारा कंजर्वेशन के लिए लगभग 7 लाख लोगों को रूफ टॉप सोलर सिस्टम हम लोग इंस्टॉल किए हैं, लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर रहा है। उसके बाद हेल्थ केयर पे भी देख सकते हैं कि लगभग हम लोग 6.1 लाख करोड़ को कवर किए हैं। आयुष्मान भारत के तहत देख सकते हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हाँ जिसको बोल सकते हो, लगभग कितना दोस्तों 1 लाख करोड़ इन मेडिसिन एक्सपेंसेस हम लोग इसमें कितना खर्चा कर रहे हैं, तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। और ये लगभग दोस्तों 50% आबादी को कवर कर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भी लगभग 50% आबादी को कवर कर रहा है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हमारा अचीवमेंट है। हेल्थ केयर का डेटा दोस्तों देख सकते हो कि लगभग कितना 1 लाख या 14,000 जन औषधि केंद्र खोलने का 14 से 15,000 प्रावधान किया गया है। और इस डेटा में देख सकते हैं कि हमारा कितना लोगों को कवर करने का है। 36 पॉइंट इतना करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुका है, लगभग 36 करोड़। मान के चलिए कि अभी डेटा बढ़ के 50 करोड़ के आसपास हो गया हो। तो यहाँ से एक सवाल आ सकता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 80 करोड़ ही तो हो ही चुका है, इस पे बात कर लिए हम लोग। अब इसमें देख रहे हैं पावर एंड इकोनॉमी, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टअप, हाँ स्किल डेवलपमेंट में देख सकते हैं कि कितना लगभग 73,000 स्टार्टअप हम लोग कर चुके हैं। स्टार्टअप जो खास करके स्टार्टअप था, इसके तहत अगर पूछ दिया जाए कि स्किल डेवलपमेंट कितने लोगों को होगा, तो लगभग 73,000 को कवर किए स्किल इंडिया और मुद्रा के तहत, योजना के तहत। अब है कि महिलाओं का देखते हैं लेबर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें पूछ रहा है कितना जॉब रिस्क है, लगभग 75 मिलियन जॉब रिस्क पे है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कितना लोगों का रोजगार खतरे में है, तो ये डेटा याद रखिएगा। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोल सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 75 मिलियन लोगों का जॉब खतरे में है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, जॉबलेस ग्रोथ। अब करंट जो डेटा हमारा है, जैसे आप देख रहे हो कि LFPR रिपोर्ट के तहत महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगभग कितना बढ़ गया है, 41%। कह रहा है कि लगभग 50% हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये एक डेटा इंपॉर्टेंट हो कि महिलाओं का देख लेंगे। और लॉजिस्टिक कॉस्ट ही तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं दोस्तों। हाँ, PLI के तहत 100% हम लोग FDI कर दिए। आप ही बताइए कि हमारा बीमा में भी 100% FDI हो गया था। डिफेंस सेक्टर में कितना FDI है दोस्तों, ये हमको कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भारत का FDI। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव दोस्तों, जो हमारा लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कार्गो टर्मिनल हो गया, बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हाईवे वगैरह बन रहा है, तो इसमें हम लोग 100% FDI कर दिए। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग सबसे कम खर्चा करते हैं, 0.64%। इसीलिए भारत आज भी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। आप देखिएगा कि इनोवेशन में और कम्पिटिटिव इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स और कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का रैंक बहुत खराब है, दोनों में 39वां स्थान है। आप देखो कि क्योंकि हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट में कम खर्चा करते हैं, अमेरिका रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। तो आप देख सकते हो, आप बताइए कि अमेरिका और चाइना GDP का लगभग कितना % खर्चा करता है। हेल्थ पे हम लोग अभी करंट में बजट का 2.4% हेल्थ सेक्टर में खर्चा कर रहे हैं। शिक्षा में हमें खर्चा करना चाहिए 6%, लेकिन हम शिक्षा में 6% बजट का नहीं खर्चा कर पा रहे हैं। तो आप बताइए कि अभी करंट में लोग बजट का कितना % एजुकेशन पे खर्चा करते हैं।